कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखे एक सिलेंडर से टकरा गई। गनीमत यह रही कि ट्रेन बेपटरी नहीं हुई और महज 20 मिनट के अंदर ट्रेन रवाना हो गई। जहां पर यह टक्कर हुई वहां से संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं। तस्वीर भी आपके सामने, पेट्रोल से भरी बोतल, एक सफेद बैग वहां से बरामद किया गया है और साजिश की ओर ये कैसे इशारा करते हैं ये भी आपको बताएंगे। मामले की जांच तो जिस तरीके से जारी है, यूपी एटीएस की तरफ से बड़े संकेत मिले हैं। तो कानपुर में रेल के खिलाफ साजिश पर देश की एजेंसियां आतंकी एंगल से भी जांच कर रही हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आईबी यूपी एटीएस के साथ एनआईए ने भी अब तफ्तीश शुरू कर दी है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस की साजिश का शक है। हाल ही में पाकिस्तानी आतंकी ने ऑडियो के जरिए देश में मौजूद स्लीपर सेल को ट्रेन के खिलाफ साजिश का आदेश दिया था। इस खबर पर डिटेल जानकारी मेरे सहयोगी से लूं, उससे पहले एक बार फिर से सुनिए, जानिए कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले पर, रेल के खिलाफ साजिश पर देश की एजेंसियां आतंकी एंगल से जांच कर रही हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र ने यह खबर दी है कि अब आईबी यूपी एटीएस के साथ एनआईए ने भी तफ्तीश शुरू कर दी है। तफ्तीश के बारे में क्या जानकारी जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर अब बाकायदा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां, वो हाई अलर्ट पर है। लगातार जो आईबी है, इसके अलावा एनआईए है, यूपी एटीएस है, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं और सभी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की आखिरकार क्या ये कोई आतंकी साजिश तो नहीं है। दरअसल हाल ही में जिस तरीके से फरतुल्ला गौरी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में आईएसआई की सरपरस्ती में मौजूद है, वहां पर बैठकर लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है, उसने तकरीबन 2 हफ्ते पहले अपना एक ऑडियो जारी किया था। अपने उस ऑडियो में साफ तौर पर फरतुल्ला गौरी को ये बोलते हुए सुना गया था, जिसमें उसने आदेश दिया स्लीपर सेल को कि ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर ट्रेनों को पलटा जाए ताकि जिहाद छेड़ा जा सके। तो उसके बाद से लगातार तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थी, तफ्तीश में जुटी थी। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने आईएसआई के एक 14 संदिग्धों के मॉड्यूल को बस्ट किया, उनकी गिरफ्तारी की। तो लिहाजा इस एंगल से भी अब इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है कि क्या वाकई ये एक आतंकी साजिश तो नहीं है, और अगर है तो आखिरकार वो कौन सा मॉड्यूल है जो अभी भी लगातार एक्टिव है और रेल पलटने की जो साजिश है उसको अंजाम देने की फिराक में लगा है। जी आप हमारे साथ बने रहे जितेंद्र यहां पर, क्योंकि अब कानपुर में रेल हादसे को लेकर जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें, रेल पटरी के पास से कन्नौज के सियाराम स्वीट्स का एक डब्बा मिला है। इस दुकान का अब सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जब्त कर लिया है और जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, आपको बता दें अभी तक जो बरामद किया गया है रेल ट्रैक के नजदीक से, उसे भी पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। हालांकि अब जिस तरीके से पूरे मामले की जांच हो रही है, पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर और कुमार कुंदन मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज जी, इस पूरे मामले की जांच को लेकर अब यूपी एटीएस की तरफ से फिलहाल क्या बड़ी बात कही गई है, इसको लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले कुमार कुंदन आपसे यह जानना चाहूंगी, अभी तक जो कुछ रेल पटरी के पास से बरामद हुआ है उसके बारे में फिलहाल और क्या जानकारी मिल पाई है? कुमार कुंदन से इस बारे में बात करूं उससे पहले पंकज जी भी इस वक्त हमारे साथ है। पंकज जी, मामले की जांच को लेकर फिलहाल क्या कहा जा रहा है अब? देखिए, यूपी एटीएस के जो चीफ हैं नीलाब्जा चौधरी, जो वहाँ मौके पर गए थे, उसके बाद जो 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे नीलाब्जा चौधरी और यूपी एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। नीलाब्जा चौधरी ने शुरुआती जांच के बाद ये तो कह दिया है कि ट्रेन डिरेलमेंट का प्रयास किया गया था और ये साजिश एक तरीके से। अब सवाल उठता ये है कि अगर ये साजिश की गई है तो आखिर कौन हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, यानी कि कोई एक नेटवर्क है, कोई टेरर आउटफिट है, या हो सकता है एक आदमी ने ऐसा कर दिया हो? इस 2 एंगल से इसकी जांच की जा रही है। जो जितेंद्र बता रहे थे कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी की तरफ से जो एक ऑडियो वायरल किया गया था, उस हिसाब से यूपी एटीएस कह रहा है कि हो सकता है उससे प्रभावित होकर के सेल्फ जो रेडिकलाइज कहते हैं कि 1 या 2 लोगों ने मिलकर ये किया हो, या फिर कानपुर जो एक लंबे अरसे तक सिमी का एक्टिव सेंटर रहा था, वो उन लोग, अगर कोई एक स्लीपर मॉड्यूल हो तो उन लोगों ने ऐसा किया हो। क्योंकि अगर देखिए पिछले बीते 1-1.5 साल में, जैसा हमने कहा कि गोंडा में एक ट्रेन डिरेलमेंट की घटना हुई, फिर कानपुर में हुआ, फिर बुलंदशहर और खुर्जा में हुआ,
इन सभी के डॉट्स को जोड़कर देखा जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है कि ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है। बड़ी लेकिन बात अगर आपने कोई बताई। टेरर आउटफिट होता, बड़ा आउटफिट होता जी। और उसमें मजे मजाए लोग होते तो शायद इतना कच्चा काम नहीं होता, ऐसा यूपी एटीएस का कहना है। बिल्कुल, और जो फिलहाल यूपी एटीएस के प्रमुख की तरफ से बयान सामने आया है वो भी सुना देते हैं। पंकज जी हमें बता रहे थे कि किस तरीके से नीलाब्जा चौधरी की तरफ से बताया गया कि ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश हुई। एटीएस कानपुर रेल साजिश को लेकर जिस तरीके से जांच कर रही है उसके बारे में फिलहाल क्या बताया गया, सुनिए। ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है, सभी पहलू पे को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। और इस बीच लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें, क्योंकि कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने के केस में 10 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है और सभी संदिग्धों को शिवराजपुर थाने में अभी रखा गया है। कानपुर में मौके पर यूपी एटीएस आईबी की टीम पहुंची है। बता दें कि कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर और पेट्रोल से भरी बोतल मिली थी और इसी ट्रैक से रात में कालिंदी एक्सप्रेस भी गुजरी थी। रेलवे ने इसके पीछे साजिश की आशंका जताई है। कानपुर में देर रात एक हादसा होते होते टला है और एक ट्रेन बेपटरी होने से बाल बाल बची है। रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रख दिया गया था, वहां से कालिंदी एक्सप्रेस गुजरी और सिलेंडर से टकरा गई। ट्रेन सिलेंडर से जैसे ही टकराई वैसे ही जोरदार आवाज सुनी गई। लोको पायलट ने हड़बड़ाकर ट्रेन को रोका, छानबीन की गई तो पास ही में सिलेंडर बरामद हुआ और मौके पर पुलिस और रेलवे के ऑफिसर्स भी पहुंचे। सिलेंडर के पास बोतल से भरा पेट्रोल और सफेद पाउडर भी बरामद किया गया है। ट्रेन करीब 20 मिनट तक रुकी रही। कल रात की घटना के बारे में आपने जाना, लेकिन ट्रैक पर सिलेंडर और शक क्यों, इस बारे में कुमार कुंदन से करूंगी बात। उससे पहले इंफॉर्मेशन, मौके पर पेट्रोल से भरी बोतल मिली है, सफेद रंग का एक बैग भी बरामद किया गया और ट्रक के बाद इसी टक्कर के बाद पूरी तरीके से सिलेंडर पिचक गया। आधी रात को सिलेंडर ट्रेन से जब टकराया उसके बाद क्या कुछ उसके आसपास बरामद किया गया है और शक क्यों, ये एक बड़ा सवाल। और इसी बारे में कुंदन, पंकज जी से भी मैं बात कर रही थी और जितेंद्र से भी कि आखिर ये सब कुछ सुनियोजित है, इस बात को रूल आउट अब नहीं किया जा रहा। बिल्कुल नहीं, और रेलवे की सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है सुरभि कि जैसा पंकज जी भी बता रहे थे कि कानपुर के इलाके के आसपास ही हाल फिलहाल के दिनों में इस तरह की कई सारी घटनाएं देखने को मिली है। तो रेलवे को ऐसा लगता है कि जो रेलवे का सबसे बिजी ट्रैक है जो दिल्ली से लेकर हावड़ा रूट की ओर जाती है उसमें कानपुर पड़ता है और कानपुर के आसपास के इलाकों में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो यह एक उनके लिए परेशानी का सबब है। शायद यही वजह है कि देश की बड़ी एजेंसियों को इस पूरे मामले की जानकारी और पूरी जानकारी की तफ्तीश के लिए लगाया गया है। रेलवे इस बात को लेकर भी जांच कर रहा है कि क्या कोई टेक्निकल गड़बड़ी तो नहीं थी ट्रेन में, लेकिन जो शुरुआती जो लक्षण और तमाम तरह की चीजें वहां से बरामद हुई है वह इस ओर इशारा करती है कि रेलवे का कोई अपना टेक्निकल ग्लिच नहीं था, बल्कि कोई ऑब्स्टेकल या किसी और के द्वारा लाया गया था जिसकी वजह से इस तरह की घटना हो सकती थी या एक बड़ी घटना हो सकती थी। फिलहाल रेलवे इस बात को लेकर और भी ज्यादा पुख्ता इंतजाम कर रहा है और आरपीएफ को कुछ नए दिशा निर्देश दिए गए हैं जिससे कि ट्रैक और उसके आसपास की गतिविधियों को ज्यादा मॉनिटर किया जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सुरभि, कुंदन मैं आपके पास आती हूं, जरा इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करना चाहूंगी क्योंकि कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश को लेकर जिस तरीके से हम लगातार हमारे सहयोगियों से बात कर रहे हैं इस बारे में एक एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहां जो कुछ बरामद हुआ है उसकी तस्वीरें भी आप देख चुके हैं और रेलवे ट्रैक पर जो सिलेंडर रखा था वही तस्वीर आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं। हालांकि कालिंदी एक्सप्रेस सिलेंडर से टकराई और कालिंदी एक्सप्रेस सिलेंडर से टकराई, किसी तरह का हालांकि उस वक्त कोई हादसा नहीं हुआ और 20 मिनट तक यहां पर ट्रेन भी रुकी रही। मौके से सिलेंडर जो बरामद किया गया है उसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। पेट्रोल से भरी खाली बोतल भी यहां से बरामद की जा चुकी है। सफेद रंग का एक बैग भी यहां पर पाया गया है और जिस तरीके से पूरे मामले की जांच हो रही है, सवाल कहीं है कि क्या कानपुर में रेल के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। हालांकि ये सवाल इसलिए भी क्योंकि 24 दिन में क्या क्या हुआ है ये एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं और जिस तरीके से अभी तक की घटनाएं सामने आई हैं उसके बाद पंकज जी आपसे चाहूंगी इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहां देखिए पहली घटना साबरमती एक्सप्रेस से जुड़ी, 24 डिब्बे पटरी से उतरे। 16 अगस्त को ट्रेन कानपुर से अहमदाबाद के लिए चली थी लेकिन गोविंदपुरी और भीमसेन के पास बोल्डर से टकरा गई। जांच में पता चला कि ट्रैक पर पुरानी पटरी का टुकड़ा था। दूसरी घटना फर्रुखाबाद कासगंज पैसेंजर से जुड़ी,
24 अगस्त को ट्रेन फर्रुखाबाद खाबाद से कासगंज के लिए चली और इस दौरान ट्रैक पर लकड़ी का एक गट्ठर रखा मिला। ट्रेन की स्पीड ज्यादा ना होने से हादसा टल गया। तीसरी घटना कालिंदी एक्सप्रेस से जुड़ी। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से सिलेंडर टकराया और रेलवे के रास्ते में पेट्रोल भरी बोतल, और ये वही खबर है जिसके बारे में लगातार हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पूरे मामले की जांच हो रही है। अब सवाल उन एक्टिव ग्रुप्स को लेकर पंकज जी, अब यूपी में किस तरीके से मामले की जांच होते हुए इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, एटीएस को लग रहा है कि बीते दिनों में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे रेल पटरी पर ना रेल पटरी का एक छोटा टुकड़ा रख करके किसी ने तरीके से ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। ये कानपुर में भी हुआ, पिछले दिनों आपने देखा है। इससे पहले बुलंदशहर खुर्जा में हुआ। कल जो घटना हुई कि गैस सिलेंडर वहां डाल दिया गया। तो कोई तो है जो ये कर रहा है, और वो जो कर रहा है उसका इस तरह की घटनाओं के पीछे एक मोटिव होता है, और मोटिव होता है कि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में डालने की बात है। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे कोई आतंकवादी संगठन है या फिर सेल्फ रेडिकलाइज एक दो लोग हैं। अगर सेल्फ रेडिकलाइज एक दो लोग हैं तो उनको पकड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके ट्रेल्स नहीं होते हैं। यूपी एटीएस इसी एंगल से अभी जांच कर रही है। शुक्रिया आप तीनों का फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। मामले की इन्वेस्टिगेशन पर आप नजर बनाए रखें, और जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, जो सब कुछ बरामद किया गया है, और इस पूरे मॉड्यूल को देखते हुए कहां तक ये अगर नेक्सस है, कई लोग साजिशन अगर ये कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। बढ़ेंगे आगे। बहराइच के भेड़िया वन विभाग को परेशान कर दिया है, और भेड़िया ड्रोन कैमरेज की जद में तो आया, लेकिन वन विभाग की पकड़ से कैसे भाग खड़ा हुआ, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्योंकि जिस तरीके से बहराइच में भेड़ियों के आतंक को देखते हुए वन विभाग की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आज की हकीकत यह है कि भेड़ियों ने वन विभाग को भी अब परेशान कर दिया है, और भेड़िया ड्रोन कैमरों की जद में तो आ गया है, लेकिन वन विभाग की पकड़ से अभी भी दूर है। बहराइच के मैसी में नरभक्षी भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग की टीम जुटी हुई है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। वन विभाग और शार्प शूटर्स के साथ नरभक्षी भेड़िया आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। नरभक्षी भेड़िया ड्रोन कैमरे की जद में तो आ गया है, वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन जब तक वन विभाग एक्शन शुरू करता तब तक भेड़िया मौके से गायब हो गया। करीब 50 दिन से चल रहे ऑपरेशन में 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 खूंखार आदमखोर अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। हालांकि माना यही जा रहा है कि जो भेड़िया कैमरे में कैद हुआ है वो आदमखोर है। भेड़िया बार बार चकमा दे रहा है, दूर दराज के इलाकों में पहुंच रहा है और हमलों को अंजाम दे रहा है। फिलहाल ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जो बात हमने आपको बताई कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर कैमरास को भी इंस्टॉल कर दिया गया। पूरे इलाके में ड्रोन कैमरे के जरिए नजर बनाई गई। अब कैमरे में ही, ड्रोन कैमरे में ही भेड़िए की ये तस्वीर जो सामने आई है, उसके बाद ये साफ हो गया कि इसी इलाके में, क्योंकि 35 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जहां पर अलग अलग टीम्स को तैनात करते हुए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब कैमरे में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों से ये साफ हो गया कि अभी भी इलाके में आदमखोर भेड़िए की तलाश जिस तरीके से चल रही है, उसमें कैमरे के जरिए ही उसकी इस लोकेशन के बारे में पता लग पाया है, लेकिन वो पकड़ में अभी भी नहीं आ पाया है। आज 50 दिन हो गए हैं सर। लगातार अभी भी आपके हाथ खाली हैं। जो 2 भेड़िए हैं वो काफ़ी लोगों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि 4 भेड़ियों को आपने पकड़ लिया है। सफलता क्या लगता है कि कब तक मिल जाएगी? ये 4 पकड़ लिए हैं तो हाथ तो खाली नहीं है। हाथ तो हमारा जो है सही दिशा में काम कर रहा था जी। बाकी बचे 2 हैं। जितनी संख्या कम होती है, ढूंढना उतना कठिन होता है और पकड़ना भी उतना कठिन होता है। तो यही वजह से है कि थोड़ा सा समस्या रही है, लेकिन हम पकड़ेंगे, जरूर पकड़ना ही है, पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चों को उठा रहे हैं, घायल भी कर रहे हैं, तो पकड़ेंगे। यहाँ पर 4 टीम काम कर रही है। ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर आप देख चुके हैं, लेकिन कैसे भेड़ियों की तलाश अभी भी की जा रही है। शूटर्स की टीम कहां अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि आदमखोर भेड़ियों की तलाश में 9 शूटर्स की टीम को लेकर खबर है। बहराइच के जंगलों में 9 शूटर्स की ये टीम जुटी हुई है। भेड़िए को मारने के लिए 315 बोर की राइफल दी गई है और अनुभवी शूटर्स को भेड़ियों की तलाश में लगाया गया है। हालांकि शूटर्स की अलग अलग इलाकों में तैनाती को लेकर भी खबर सामने आ रही है। और कोलकाता केस की आज
सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि कोर्ट ने डॉक्टर्स को काम पर लौटने को कहा है और कोर्ट ने कल शाम 5 बजे तक डॉक्टर्स को वापस लौटने को कहा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जो डॉक्टर काम पर वापस लौट रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल बंगाल सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा था कि डॉक्टर्स के काम पर ना होने की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले पर लगातार जारी सुनवाई के साथ हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अब जो आदेश दिया गया है उसमें इंपॉर्टेंट यही है कि डॉक्टर्स को वापस लौटने को कहा गया है। पीयूष, बिल्कुल सुरभि, देखिए डॉक्टर्स को कल शाम 5 बजे तक काम पर वापस लौटने के लिए कहा गया है। साथ ही डॉक्टर्स को ये आश्वासन दिया गया है कि अगर आप काम पर लौट आते हैं तो आपके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई या फिर कोई अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होती है वो नहीं की जाएगी। और साथ ही उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी सीजीआई ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है केंद्र सरकार को और ये कहा है कि जहां पर भी सीआईएसएफ कम लग रही है वहां पर आप अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दें। और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को भी ये स्पष्ट कर दिया है कि आपकी जो पुलिस व्यवस्था होगी वो डॉक्टरों की सुरक्षा में मुस्तैद रहेगी और इस बारे में आप अगली सुनवाई में रिपोर्ट हमें देंगे। साथ ही अब अगले मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई होगी, तब सीबीआई को दूसरी प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। साथ ही जो चालान था पोस्टमार्टम का उसकी जानकारी भी पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी होगी। और डॉक्टर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ये आदेश जारी किया कि वो कल शाम 5 बजे तक काम पर लौट आएं, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया कि इस दौरान 23 लोगों की मौत हो गई और डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, लंबे चौड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी वजह से तमाम पुलिस वाले घायल हुए हैं, एक की आंख चली गई है और 6 लाख लोगों को अब तक इलाज नहीं मिल पाया है और इसकी वजह से बहुत परेशानी आ रही है। ये एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगी पीयूष, क्योंकि ये सवाल उन डॉक्टर्स ने भी हमारे सहयोगियों से बात करते हुए उठाया कि उन्हें जांच के बारे में कुछ नहीं पता लग पा रहा। जांच को लेकर सवाल उठा रहे हैं, एक्शन अभी तक नहीं हो पाया है, इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और वही नाराजगी की वजह है कि अब डॉक्टर्स इतने दिनों से सड़क पर रहे। इसको लेकर भी क्या कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया? देखिए सुरभि, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो जांच होती है किसी भी एजेंसी की हो चाहे पुलिस की हो, हाँ। उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है इस तरह से। आज भी जब सीबीआई की ओर से जो स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई थी वो सील बंद लिफाफे में थी और इसके मद्देनजर सीजीआई ने साफ तौर पर कहा क्योंकि हम जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं। और सीबीआई को साफ किया कि आप इस मामले में जो सुराग मिले हैं उससे संबंधित जो रिपोर्ट है वो अगली सुनवाई में पेश करेंगे। तो ये साफ है कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। जब किसी पड़ाव पर पहुंच जाएगी और जब उसकी स्थितियां खुद एजेंसी के पास स्पष्ट हो जाएंगी और जब सारी कड़ियां वो मिला लेगी तब वो आरोप पत्र के तौर पर दाखिल करती है और उसे सार्वजनिक किया जाता है। लेकिन इनिशियल जांच में कभी भी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया जाता और यही सीजीआई ने भी आज कहा है। जी सुरभि, चलिए मामले पर नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए पीयूष आपका। और इस बीच कोलकाता केस में ममता बनर्जी का बड़ा बयान, परिवार सबूत दिखाए, पैसे की बात कहां की, पैसे की बात प्रोपेगेंडा और ड्रामा है। इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल रुक करते हैं मणिपुर का, क्योंकि मणिपुर की राजधानी इंफाल में छात्रों के बड़े प्रदर्शन को लेकर खबर है और इंफाल में छात्रों ने राजभवन मार्च किया है। आपको बता दें, हाल ही में हुई हिंसा के खिलाफ सड़क पर छात्र और केंद्र से यूनिफाइड कमांड देने की भी मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों की सड़क पर बैठकर नारेबाजी की ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, राज्य के डीजीपी और सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाने की ये मांग कर रहे हैं। मणिपुर में छात्रों के प्रदर्शन की ये 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने है, जहां सवाल यही है मणिपुर में शांति कब लौटेगी। और छात्रों के जोरदार प्रदर्शन की ये तस्वीर सामने आई, जहां इंफाल में सड़क पर छात्र आए और राजभवन तक मार्च निकाला। उग्रवादियों पर एक्शन को लेकर यहां सवाल उठाया जा रहा है, सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, यहां तक कि डीजीपी को हटाने की मांग की गई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग क्या है, सुनिए।
So we want the central government, the concerned authority, the governor to give the unified command to our Honorable Chief Minister and to regulate the actions of Assam Rifles, the central forces and all the misconducts. We are here in front of the governor because we would like to request him to give the unified command to our Honorable Chief Minister within 24 hours. अब आपको बताते हैं कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने केंद्र सरकार से क्या मांग की है जिससे राज्य में शांति कायम हो सके, क्योंकि सवाल यही है कि कब शांत होगा मणिपुर। सीएम की तरफ से की गई मांग के बारे में जानकारी आपके सामने। केंद्र से यूनिफाइड कमांड की मांग की गई है, राज्य को ज्यादा पावर, जिम्मेदारियां मिले, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, समझौता रद्द हो, क्योंकि उग्रवादियों के साथ SOO समझौता है और क्योंकि उग्रवादियों पर फुल एक्शन हो, राज्य में NRC की प्रक्रिया शुरू हो और बॉर्डर के इलाके में बारबंदी का काम पूरा, अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जाए। और अब खबर YouTube वाले डॉक्टर की। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, कहीं अस्पताल नहीं है तो कहीं अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। ऐसे में झोलाछाप डॉक्टर्स का पूरा नेटवर्क खड़ा हो गया है जो लोगों की जान के दुश्मन बन गए हैं। सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र में एक झोलाछाप डॉक्टर ने YouTube देखकर ऑपरेशन कर दिया। जी हाँ, YouTube देखकर ऑपरेशन हुआ। नतीजा ये हुआ कि एक 15 साल का बच्चा मौत की नींद सो गया। गोलू नाम के इस लड़के के पेट में पथरी थी। गोलू के पिता इसे गणपति सदन नाम के एक नर्सिंग होम में ले गए। अजीत कुमार नाम के कथित फर्जी डॉक्टर ने गोलू का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान अजीत कुमार बार बार YouTube देख रहा था और YouTube वीडियो में जैसा कहा जा रहा था वैसा कर रहा था, लेकिन इसी दौरान गोलू की तबीयत बिगड़ गई और एक घर का चिराग बुझ गया। और आपको बता दें, आरोपी फर्जी डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई है और अजीत कुमार को पुलिस ने पकड़ लिया है। घटना के बाद से यह शख्स फरार था, लेकिन इस वक्त खबर आ रही है कि अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इस झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। घटना के बाद ये फरार हो गया था, लेकिन ये चौंकाने वाला मामला जिस तरीके से सामने आया है उसके बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना वाकई चौंकाने वाली और कड़ी मेहनत के बाद परीक्षार्थी नीट का एग्जाम पास करते हैं, MBBS MD करके डॉक्टर और सर्जन बनते हैं, तब जाकर वो ऑपरेशन करने के काबिल बनते हैं। लेकिन बिहार में लोगों की जान इतनी सस्ती है कि YouTube यूनिवर्सिटी से लोग डॉक्टर बन रहे हैं, लोगों की जान तक ले रहे हैं। 15 साल का गोलू जब हॉस्पिटल पहुंचा तो झोलाछाप डॉक्टर अजीत कुमार ने उसका जबरन ऑपरेशन किया। उसने गोलू के पिता को डीजल लेने के लिए भेज दिया। जब तक पिता वापस आए तब तक अजीत कुमार मासूम का ऑपरेशन शुरू कर चुका था। बीच बीच में वो YouTube देखता रहा, फिर ऑपरेशन में जुट गया। ऑपरेशन पूरा होने के बाद गोलू के पेट में दर्द शुरू हुआ। ये देखकर उसे पटना ले जाने का फैसला लिया गया। एम्बुलेंस में खुद आरोपी सवार हो गया, लेकिन रास्ते में 15 साल के बच्चे ने दम तोड़ दिया। ये देखकर आरोपी भी फरार हो गया। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, वाकई बहुत हैरान करने वाला है और सवाल यही कि ये तो एक केस ऐसा सामने आया है, ना जाने इतने कहां पर ऐसे झोलाछाप डॉक्टर्स होंगे। इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल इसके बारे में क्या पता लग पाया? देखिए बिल्कुल, और एसपी ने सुबह ही जानकारी दी कि इसकी गिरफ्तारी हो गई है। और जब से ये खबर आई कि YouTube देखकर परिजनों ने ये आरोप लगाया, जब मौत हो गई, जब हालत बिगड़ी ऑपरेशन के बाद, तब उसी डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया। पटना लाने के क्रम में रास्ते में ही अजीत कुमार की मौत हो गई। तब लगा अभिभावकों को कि ये डॉक्टर जो है वो झोला छाप है और YouTube देख करके, और वो ऑपरेशन कर रहा था स्टोन की, गॉल ब्लैडर में स्टोन का ऑपरेशन YouTube देख करके कर रहा था। और जब गिरफ्तारी हुई है उसके बाद पता चला ये डॉक्टर ही फर्जी है, इसके पास कोई डिग्री तक नहीं है। किसी डॉक्टर के पास कुछ दिनों तक ये कंपाउंडर रहा है जरूर, लेकिन ये फर्जी है। अब जाँच उस सेवा संस्थान की भी हो रही है जिसके अंदर में ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से डॉक्टर से ऑपरेशन कैसे करवाया जा रहा था। और गाहे बगाहे पूरे बिहार में इस तरह के जो फर्जी संस्थान हैं कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ तक कि सरकारी अस्पताल में भी कई बार ये खबरें आती हैं कि डॉक्टर साहब नहीं हैं, लिहाजा जो कंपाउंडर है वो टॉर्च के लाइट जला करके और उसने ऑपरेशन वहाँ पर कर दिया। कुछ नर्सेस हैं, उसने वो ऑपरेशन वहाँ पे कर दिया। मुजफ्फरपुर में आपने पिछले दिनों देखा होगा किस तरीके से आँख का ऑपरेशन झोला छाप डॉक्टरों ने किया। किसी के पास डिग्री नहीं थी, सभी सहायक थे, सबने ऑपरेशन कर दिया आँख का, और अगले दिन लगभग 25 लोग आँख से अंधे हो गए थे। और उसके बाद से
से ये हंगामा बरपा था। तो बिहार में ये जो मामला है यूट्यूब देखकर ऑपरेशन करने का, अपने तरह का देश में ये पहला मामला है और उसका खामियाजा उस बेचारे नवयुवक को भुगतना पड़ा, उसके परिवार को भुगतना पड़ा कि उसकी जान चली गई है। डॉक्टर जरूर हिरासत में आया है, लेकिन उसके बाद से सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं, जरूरत इस बात की है कि जितने इस तरह के नर्सिंग होम चल रहे हैं, जितने सेवा संस्थान सेवा करने के नाम पर ये जो मलाई मारने का जो संस्थान है, उन संस्थानों की संस्थागत जांच कराई जाए। सिर्फ ये अगर एक घटना हुई है, और ये आदत पड़ चुकी है सरकारों की कि एक घटना होती है उसके बाद से तंद्रा भंग होती है, तो एक घटना हुई है इसके बाद से जिस तरीके से एक पेपर लीक होता है, तो नीट के मामले में सारे कोचिंग संस्थानों की, दिल्ली में कोचिंग की घटना हुई तो सभी कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू हुई, रहने की व्यवस्था है कि नहीं, पानी जल जमाव होता है कि नहीं, ये जांच जैसे शुरू हुई है उसी तरह से अब कम से कम एक घटना तो हो गई है, उस लड़के को वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सरकार के स्तर पर यह पहल हो कि नर्सिंग होमों की जांच कराई जाए, किन किन डॉक्टरों को वहां पे रखा जाता है, कौन डॉक्टर क्या ऑपरेशन करते हैं, क्या उस नर्सिंग होम के पास जो डॉक्टर्स हैं वो उनके पास डिग्रीधारी हैं, इवन जो नर्सिंग होम हैं उन्होंने अपना पंजीकरण कराया है कि नहीं। ऐसे दूर देहातों में इस तरह के जो नर्सिंग होम हैं, नर्सिंग होम का कहीं पंजीकरण नहीं है, क्या करते हैं, किसका इलाज करते हैं, उनके पास डिग्री है कि नहीं, नर्सिंग होम जिसने खोला है उसके पास उसकी योग्यता और उसकी पूरी प्रामाणिकता है कि नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन वो संस्थान चल रहे हैं, लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं, लोगों का इलाज हो रहा है, और भगवान भरोसे नहीं, ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके भरोसे लोगों की जिंदगियां हैं। लोगों की जब जिंदगी जाती है उसके बाद से हंगामा बरपता है, जैसे मुजफ्फरपुर में कांड हुआ, एक साथ 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की आंख की रोशनी जब चली गई, उसके बाद से आसपास के जितने जो सेवा संस्थान के नाम पर जो आंख का ऑपरेशन करने वाले जो संस्थान चल रहे थे, मुजफ्फरपुर का जो मामला था वो भी उस वक्त एक एनजीओ के मार्फत से वहाँ पर केजरीवाल अस्पताल संचालित होता था, उसकी जाँच हुई, उसके बाद से उसे सील किया गया। तो कम से कम अगर कार्रवाई हुई रहती, और छपरा में जब ये घटना सामने आई है तो सिर्फ छपरा में ही बात करें तो छपरा में जो एसएचओ जो जांच कर रहे हैं या एसपी ने भी बताया कि कई ऐसे फर्जी जो संस्थान हैं, फर्जी नर्सिंग होम हैं, फर्जी रूप से संचालित होते हैं। जो पूरा का पूरा संस्थान फर्जी रूप से संचालित होगा, अब समझा जा सकता है कि वहाँ इसी तरह के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जो आए दिन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग तो ये समझकर जा रहे हैं कि वो धरती के भगवान के पास जा रहे हैं, उन्हें कोई भी रोग होता है। मैंने जो शुरुआत में भी कहा था कि ये कोई एक मामला नहीं है, लेकिन पिछले 2 मिनट में आपने बकायदा एक फहरिस्त हमारे सामने रख दी है कि किस तरीके से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके के मामले सामने आने के बाद भी एक्शन के नाम पर खाना पूर्ति क्यों? फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पर आप नजर बनाए रखें रुपेश, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि ऐसे मामले सिर्फ बिहार से नहीं आते ना, देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे मामले आते रहते हैं जहां सुविधाएं नहीं होती, वहां झोलाछाप डॉक्टर्स की दुकानें खुल जाती हैं और गलत इलाज से निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इमरान खान के समर्थक इस्लामाबाद के मवेशी मैदान में रैली करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने रैली की परमिशन ना होने का हवाला देकर उन्हें शहर की एंट्री पॉइंट पर ही रोक दिया। ये 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, और इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर से यह साफ हो गया कि किस तरीके से इस्लामाबाद में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन ने इस्लामाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया है। पीटीआई कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोक दिया गया है। इसी से नाराज होते हुए कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। इसी पथराव में 20 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के जख्मी होने की खबर आई, और इसके बाद पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। कई जगह पर पुलिस और इमरान समर्थकों के बीच जमकर झड़प भी हुई है। इमरान समर्थकों को सभा स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई। रास्तों पर बड़े बड़े कंटेनर्स तक लगा दिए गए थे, लेकिन कंटेनर भी इमरान समर्थकों को रोक नहीं पाए थे। उन्होंने रास्ते में रखे कंटेनर्स को भी हटा दिया था और आगे बढ़ गए। इमरान के समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर तो अड़े हुए हैं। इस बार वो किसी तरह की बातचीत या समझौते के लिए भी तैयार नहीं है। पीटीआई समर्थकों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अल्टीमेटम तक दे दिया है कि इमरान की रिहाई नहीं हुई तो जेल पर हमला हो सकता है, यानी इमरान को रिहा नहीं किया गया तो उनके समर्थक जेल तोड़कर उन्हें खुद रिहा करा लेंगे। इमरान समर्थकों की इस धमकी के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। गुलाम अब्बास हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रिहाई की मांग तो कई बार पहले भी हुई है, लेकिन इस बार अलग ये कि नहीं छोड़ा तो खुद छोड़ा लेंगे। मतलब समझाएं इसका, स्थिति क्या है कि क्या जेल पर भी धावा बोलने की तैयारी? देखिए सुरभि, पहली बात तो ये है कि ये 16 माह बाद
पीटीआई का पहला पावर शो था जो कि रोड्स के ऊपर पीटीआई निकली थी। 9 मई की हिंसा जो लास्ट ईयर हुई थी उसके बाद से पीटीआई का कोई भी एक भी पावर शो हमने रोड शो नहीं देखा। इवन के 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हुए उसमें भी पीटीआई के लोगों को सड़कों पर निकलने की इजाजत नहीं थी और यही वजह थी कि पीटीआई की जो इलेक्शन कैंपेन थी वो भी बहुत महदूद थी। ये पहला मौका था कि जब सरकार की तरफ से अलाउ किया गया कि ठीक है आप जलसा कर लें, और उसके बाद पीटीआई के वर्कर्स बड़ी तादाद में निकले। और इसमें केपीके के चीफ मिनिस्टर जिनका आपने स्टेटमेंट सुनाया, उन्होंने जो बात की कि 2 हफ्ते की मोहलत देता हूं, साथ इसके बाद उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अहम फैक्टर ही ये है, और वो ये कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और डिफेंस मिनिस्टर को उन्होंने मुखातब करके आप ट्रायल करने का प्लान कर रहे हैं, और अगर आपने इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करने की कोशिश की तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं करने देंगे। मुझे यह लगता है कि पीटीआई की लीडरशिप को, पीटीआई के वर्कर्स को अब लगता है कि जनरल फैज हमीद जो कि आईएसआई के चीफ थे, जब से उनका कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है और उसके बाद हमारे पास ऐसी खबरें आई कि फैज हमीद जो है वो इमरान खान के साथ लिंक थे, और 9 मई की हिंसा में फैज हमीद जो है वो इमरान खान के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं। तो उसके बाद से लेकर अब तक काफी ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान को अब बाकायदा तौर पर मिलिट्री ट्रायल कर सकती है, और इसके हिंट जो है वो आईएसपीआर के चीफ ने भी दिए थे, जिसके बाद ये अब अचानक से मूवमेंट जो है उन्होंने पीटीआई ने तेज की है। और यही वजह है कि उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत बड़ा ना सिर्फ जलसा किया और साथ ही आगे लाहौर के जलसे की कॉल देते हुए कहा कि 2 हफ्ते का टाइम है और हम लाहौर आ रहे हैं। और लाहौर वो जगह है जो कि नवाज शरीफ की एक किस्म का गढ़ समझा जाता है। नवाज शरीफ फैमिली यहां पर, और नवाज शरीफ की बेटी खुद पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, तो उन्होंने मरियम नवाज को ना सिर्फ ये क्रिटिसाइज किया बल्कि ये धमकी भी दी कि अगर उनको रोका गया तो वो फिर निपटेंगे। तो अब ये सूरत-ए-हाल लग ऐसा रहा है कि ये फाइनल मोड की तरफ बढ़ रही है सुरभि, और आगे पीटीआई अब फाइनल मार्के की तरफ, फाइनल लड़ाई की तरफ जा रही है। बिल्कुल, और उसी की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं, क्योंकि पिछले साल अगस्त से जेल में बंद इमरान की रिहाई को लेकर जिस तरीके से अब मांग की जा रही है, फिलहाल एक टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने से जेल जाने तक हुआ क्या क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से 2018 में मिलिट्री सपोर्ट से इमरान सत्ता में आए, और उसके बाद 2022 जहां सेना से उनकी बात बिगड़ी और सरकार तक गिर गई। अब मई 2023 जब भ्रष्टाचार केस में पहली बार गिरफ्तारी हुई, और साथ ही अगस्त 2023 जब वो जेल गए, और तब से राहत नहीं, यानी 400 दिन हो चुके हैं। यहां इमरान जेल में हैं। अब उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। इमरान समर्थक जेल से उनकी रिहाई की जो मांग कर रहे हैं, क्या जेल से इमरान की रिहाई आसान है? यह भी समझ लीजिए, क्योंकि अभी तक 200 से ज्यादा केसेस, कई केसेस में दोषी भी करार, यहां तक कि इद्दत केस में बरी पहले हो चुके हैं। तोशाखाना केस में राहत नहीं मिली, और यही वजह है कि इमरान की बढ़ती मुश्किलों के तहत ही पिछले साल अगस्त से वो जेल में है। लेकिन विरोध से अब बौखलाई पाकिस्तानी सरकार को लेकर भी एक खबर जान लीजिए, क्योंकि एक हफ्ते में बना दिया नया कानून, और प्रदर्शन को कुचलने के लिए कड़े प्रावधान को लेकर यह खबर सामने आई है। राष्ट्रपति ने नए कानून को मंजूरी भी दे दी है। पाकिस्तान में गृह युद्ध तय, 5 बड़ी वजह यहां पर जानिए। राजनीतिक संकट को देखते हुए भी, और महंगाई की मार जिस तरीके से सामने आ रही है, बेलगाम आतंक को लेकर भी जिस तरीके से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बलोच आंदोलन ने भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, और यहां तक कि पीओके में विद्रोह की तस्वीरें भी लगातार सामने आती रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध तय, और इसकी ये जो 5 बड़ी वजह आपको नजर आ रही है। फिलहाल आज की हकीकत और एक महत्वपूर्ण खबर, जहां सड़क पर उतर चुके हैं इमरान समर्थक और रिहाई की मांग कर रहे हैं। इमरान समर्थकों ने जिस तरीके से सड़क पर बवाल कर रखा है, गुलाम अब्बास से हम लगातार इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से इमरान समर्थक अब ये चेतावनी तक दे चुके हैं कि अगर रिहा नहीं किया गया तो खुद जेल से छुड़वा लेंगे। गुलाम इस वक्त हमारे साथ हैं, और गुलाम, इन 5 वजहों के साथ साथ मुझे उस कानून के बारे में भी बता दीजिए, और साथ ही ये कि क्या वाकई इमरान की रिहाई भी आसान है, क्योंकि अलग अलग मामलों में तो वो पहले ही दोषी करार हो चुके हैं। देखिए सुरभि, पहली बात तो ये कि ये जो कानून है ये गवर्नमेंट की पैनिक जाहिर करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इमरान खान को दबाने के लिए बहुत सारे कानून साजी की है, बहुत सारे
और यही वजह थी कि पीटीआई के जलसे से एक दिन पहले इमरजेंसी में एक कानून बनाया गया जिसमें कहा गया कि अगर आप बगैर परमिशन के जलसा करेंगे तो आपको 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है। तो यही वजह थी कि 7 बजे का टाइम दिया गया, पीटीआई का जलसा लेट तक चलता रहा और उसके बाद हमने विरोध देखा सड़कों पर। दूसरी बात, इमरान खान क्या रिहा हो सकते हैं? सुरभि, सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त पीटीआई के लिए यही है कि अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल इमरान खान का स्टार्ट हो गया तो फिर इमरान खान का बचना बहुत मुश्किल है, और यही वजह है कि पीटीआई दबाव बढ़ाना चाह रही है और वो चाहती है कि मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान। गुलाम, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भगौड़े जाकिर नाइक के वक्फ बिल पर दिए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि जाकिर नाइक को जल्द भारत लाया जाएगा और वो जेल भी जाएगा। भारत के मसलों पर बोलने वाला जाकिर नाइक कौन होता है? जाकिर नाइक से इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामले पर बोलें, और वो दिन भी दूर नहीं है भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसको गिरेबान से पकड़कर यहां लाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो हमारी परंपरा है, उसके अनुसार जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत हो रही है, जेपीसी का गठन हुआ है, सुझाव आ रहे हैं, और इसीलिए जो उचित होगा, राष्ट्रहित में होगा, वो किया जाएगा। इसके जैसे हल्के व्यक्ति को हम गंभीरता से नहीं लेंगे, इनको सजा मिलेगी, इतना जरूर कहूंगा। बड़ी खबर सूरत से है, जहां हिंसा के बाद आज बुलडोजर एक्शन हुआ है। सूरत में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। सैयदपुरा इलाके में अवैध निर्माण तोड़ा गया। गणेश पूजा पंडाल में पथराव के बाद ये कार्रवाई की गई है।